हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों, सहेलियों को और हर उम्र के हमारे श्रोताओं को भाई प्यारी बुआ का प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार, सबको यथा योग्य। और राजुल बिटिया, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार बुआ, नमस्कार। और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। बुआ, जब आप कहती हैं ना कि स्वागत है, तब बड़ा अंदर से लगता है कि अरे बुआ स्वागत कर रही है तो बड़ी कुछ खास बात है। इसीलिए चुपचाप बैठी रही तुम तब तक, जब तक कि हम ना बोल लें, स्वागत ना कर लें। भैया इन लोगों के बहुत जलवे अलग हैं, सब अपने अपने जो है ना नखरे हैं। और बचपन में खूब नखरे इन लोगों ने किए हैं। नानी के घर जब जाती थी तो अलग ढंग के होते थे, दादी के यहाँ आती थी फिर जब नानी के यहाँ से तो अलग ढंग के होते थे। तो भाई नानी के घर के दिन याद आ रहे हैं कुछ बिटिया राजुल? बहुत याद आ रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं फेसबुक पर, उनको भी बहुत सारे याद आए होंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई फटाफट लिख डालिए कि क्या क्या आपने किया और क्या क्या यादें अभी तक हैं याद। वैसे हम तो भाई कुछ बात जरूर करेंगे कि बिटिया लोगों की परवरिश कैसे की जाए, है ना? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तभी तो खिलखिला रही हो। और आज बड़ा खास खास दिन भी है ना, कुछ राष्ट्रीय दिवस होगा राजुल बिटिया, एक कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा ना, कुछ है? आज है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलहन दिवस मनाया जाएगा। तो भाई दलहन क्या होता है ये भी तो समझना पड़ेगा। खा पी तो हम लोग लेते हैं, लेकिन दलहन क्या है ये भी देखेंगे हम लोग और क्यों मनाते हैं। और आज कहीं घूमने भी ले चलोगी क्या? बिल्कुल, आप हैं साथ में तो फिर ये मौका कैसे चूकूंगी मैं। तो आज तो हम चलेंगे जोधपुर। तो बस वर्ल्ड फेमस है जोधपुर अपना, तो बस चलेंगे। राजस्थान की तो छटा निराली है। फिलहाल एक गीत सुनवा दो, तब बढ़ा जाए आगे। लट जो तेरी लहराई, बहक गया जी बोले दिल गले मिल बोले, मिल 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 मिल, कितनी बुरी रुत आई, पुरवैया करे दीवाना, दिल चाहे कहीं उड़ जाना, ओ पुरवैया माने ना सुने न माने ना 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 ना, लगते हैं झोंके सन सन, जहर चढ़ रही है पवन डस रही है, ये पवन पवन डसती है जैसे नागन, मार डाला रे मार डाला, भैया करे मत वाला, ओ मार डाला रे मार डाला, भैया करे मत वाला, हाँ सन 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 वो चली हवा, झुक झुक कानों में कुछ कहा,
लगे तूफान जैसे झोंके से धोखा आए दिया। बुआ सनसन हवा चल रही है। तो ये कौन सी नई बात है, सनसन हवा चलती है और ऐसे में जब खेतों में खड़े हो जाते तो और ही मजा आता है ना। जो पकते हुए अनाज की खुशबू आती है और जो हरियाली दिखती है, क्या तो बात है, क्या कहना। और इस समय तो नई नई कोपले हैं, फूट रही हैं। दलहन फसलन की हम बात कर रहे थे कि भाई दलहन क्या है, ये तो पहले बता दें हम लोग ना। तो भाई ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन से मुख्य रूप से तो पहले दाल मिलती है। ऐसे तिलहन से जाता, तेल जिन चीजों से निकलता है उसे तिलहन कहते हैं। ऐसे अनाज होते हैं तो सब अलग अलग हैं, ऐसा ना सोचो कि दाल चावल गेहूं सब एक ही चीज है, सब अलग अलग है ना। और इससे पहली बात तो ये है कि दाल प्राप्त होती है। अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें जो है वनस्पति जगत में खास तौर से इसमें प्रोटीन बहुत होता है। और अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में देखें तो भाई जिसमें दो फड़ हो जाए ना, जैसे मटर है, चना है, मसूर, राजमा, उड़द, कुल्थी, मूंग, ये सब इसके उदाहरण हैं। राजू बिटिया एक बात और है कि इनसे जो दाल मिलती है, जो कहते हैं ना शरीर को हमारे बनाने के लिए ये कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं प्रोटीन। हाँ। तो शरीर जब बढ़ रहा हो या बच्चे जब हो तो इन्हें बहुत खिलाना चाहिए। तो जो फसल होती है इनके मुख्य रूप से दाल मिलती ही है। और इन दलहनी फसलों का मुख्य जो खूबी है ना, वो ये है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होने के कारण ये जो मिट्टी की जो उर्वरता जो है उसको बहुत फर्टाइल कर देती है। तो ये बड़ी खास बात है। तो मतलब एक पंथ दो काज, यानी कि दाल भी मिलेगी, हाँ, हमें खाने को भी मिलेगा और वो मिलेगा जो कि प्रोटीन बाहुल्य होगा जिसमें, और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ रहेगी। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जा रहा है आज, है ना। हर वर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। और खास बात तो यही है कि लोगों को दालों का महत्व समझ में आए। हाँ। और ये पता लगे उन्हें कि दालें हमारे पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और खाने को सुरक्षित रखने के लिए कितनी जरूरी है। इसीलिए ये दिवस पहली बार सन 2016 में मनाया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल या दलहन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया और तब से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाने लगे सब लोग। और हर बार जैसे थीम होती है, तो इस बार की जो थीम है वो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस की, कि युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दालें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। युवा जहाँ के जब उन्हें कुछ दिया जाता है तो कहना चाहिए कि एक ज्यादा समृद्धि, भविष्य बहुत समृद्ध नजर आता है ना। यानी एक थाती सौंपी जाती है। और इस विषय पर तरह तरह के कार्यक्रम और सेमिनार होते हैं। मतलब जैसे अगर अंग्रेजी में कहें तो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। तो एक ये इस बात को समझने की उनमें जब आ जाएगी तो जो एक खास सबसे ज्यादा जो जिसके लिए चीख पुकार मचती है कि आजकल के बच्चे दाल चावल नहीं खाना चाहते। हाँ, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या वो जो जमा हुआ फ्रोजन खाना होता है वो बता दो डरो नहीं, आजकल के युवा नाराज नहीं होंगे क्योंकि ये सच्चाई है, देखो, है ना। हाँ, तो भाई कभी कभी अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन अब दालों का जो इस्तेमाल एकदम खत्म होता जा रहा है। कि कभी जो खास तौर से हमारे खाने में शामिल रहती थी, रोज खाना रहता था, तो वो अब साल 6 महीने में कभी कभार खा ली जाती है दाल। तो उस बेचारी दाल के गुण तो जान लीजिए और फिर उसे नकारिए। बिल्कुल सही बात है। फिर आप नकार ही नहीं पाएंगे। और ये सक्षमता जो है वो बच्चों में तभी आएगी जब हम, ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है। वैसे भी देखो राजुल बेटा, याद है बचपन में कहते थे ना, जब और लोग घर में थे, दादी नानी जो भी रहती थी, पहले कटोरी दाल पी जाओ, जब तक खाना आए, रोटी आए या भात आए, फटाफट पी जाओ, शरीर बढ़ेगा, लंबी होगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको समझाना बहुत जरूरी है। और पौष्टिकता भी चाहिए। पूरा जो हमारी जो कोशिकाएं बनती हैं उनको बनाने में प्रोटीन का बहुत महत्व है। और दालें जो हैं इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है भाई। बिल्कुल, है ना। तो ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। और बुआ, जब दालों की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो खाने के जरिए जो है वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि खाना जब हाथ से खाते हैं, खासतौर से भारतवर्ष में हम लोग हाथ से ही ज्यादातर बच्चे बड़े सभी खाते हैं, और उसमें काफी संक्रमण पहुंचता है। तो आज राष्ट्रीय स्तर पर उस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। जो कृमि है उनके जो संक्रमण होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ से भी पहुंचते हैं, कहीं पैरों पे जब हम नंगे पांव जब चलते हैं तो पैरों के माध्यम से भी कुछ कीड़े जो हैं वो चले जाते हैं शरीर में। टेप वर्म है, अर्थवर्म है, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो इन सब के लिए बच्चों को सुरक्षित रखना, इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये दिवस जो मनाया जा रहा है उसके लिए भी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। पहले तो दुल्हन इसलिए मनाया कि भाई खूब तेज़ी से बढ़ें, लेकिन उसके लिए उनका स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है ना। तो ये दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे जो खास है कि 10 फरवरी को जब हम मनाते हैं इसको, तो तुम बताओ कि इसमें और क्या क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले। उसके संग संग भारत सरकार ने मनाया तो इसे ज़रूर, छोटी अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुंचने वाले बहुत भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्हीं में से एक है। और विश्व भर में अगर हम देखें तो 836 मिलियन से अधिक बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण का जोखिम है, यानी सब उससे प्रभावित हो ही जाते हैं। और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कहें तो भारत में इसका खतरा 1 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में बहुत सारे बच्चे हैं, करीब 241 मिलियन के करीब उन्होंने संख्या बताई है। इतने बच्चे जो हैं इस परजीवी आंतकृमि के जोखिम से पीड़ित हो सकते हैं और इसे मृदा संचारित संक्रमण भी कहा जाता है, कृमि संक्रमण भी कहा जाता है। मृदा मतलब मिट्टी तो यानी कि सॉइल से जो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं वो बीमारी है जो कि हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है। और इस तरह से जैसे ये पतली दस्त होना, ये सब कृमि संक्रमण की वजह से ही होता है। तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जिन राज्यों में ये संक्रमण 20% से अधिक है, उन राज्यों में द्विवार्षिक चरण के आयोजन की सिफारिश की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह बस आप दिवस मना लें, बल्कि इसके लिए बाकायदा कुछ आयोजन किए जाते हैं, कुछ नीतियां निर्धारित की जाती हैं, उन प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है जहां पे ज्यादा है। अगर 20% से ज्यादा है तो जाहिर है उसमें द्विवार्षिक जो चरण में इसका आयोजन किया जाता है, उन्हें विशेष सहायता पहुंचाई जाती है, विशेष अभियान चलाया जाता है, हाँ, और जागरूकता फैलाया जाए, उसके लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, है ना। तो इससे जो है एनीमिया, कुपोषण, मानसिक और शारीरिक विकास में कमी, ये सब आप बता ही चुकी हैं कि होता है। और इससे बच्चे जो है वो जब इस तरह की बीमारियां होंगी तो भाई स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई का भी नुकसान होगा। वो तो बहुत बड़ी नुकसान है। और फिर वही वाली बात है, ये भी दो तरफा मार पड़ गई कि पहले तो आपका शरीर परेशान हुआ, उसके बाद से आपकी शिक्षा भी आपके हाथ से गई। तो आप सोचिए कितना नुकसान है। तो भाई कैसे कैसे रोका जाए ये पहले बताओ तुम अब, है ना। इसके लिए साफ शौचालय का उपयोग करना चाहिए और बाहर शौच ना करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही साथ हाथ धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से धोने हैं और चप्पल और जूते पहनकर रहना है। हाँ, नंगे पांव चलने से भी बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं, खास तौर से कीड़े के, जो हो जाते हैं। तो इस बारे में जरूर ख्याल रखें, खेतों आदि में न चलें। और फिर वही वाली बात है कि चप्पल जूते तो पहने ही, खुले में शौच बिल्कुल ना जाएं। इसके संग संग स्वच्छ और सुरक्षित पानी बहुत जरूरी है। फल और सब्जियां भी जो है आप धोते तो जरूर हैं, हम फल खास तौर से, क्योंकि उनको धोते हैं तो पानी भी कहीं ना कहीं कुछ अंश हमारे शरीर में चला जाता है। तो उन्हें शुद्ध पानी से धोएं, इस बात का जरूर ख्याल रखें। और अच्छी तरह से पका हुआ खाना, कच्चा खाना ना खाएं। अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाएं। अगर कच्चा खा रहे हैं जैसे कुछ ये फल आदि, तो उनको अच्छी तरह से धोने के बाद, बिल्कुल जब आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो जाए हाँ कि अब नहीं ऐसा कुछ है, तभी वो खाएं, अन्यथा पकाकर ही खाना खाएं। बिल्कुल सही। और इसका उद्देश्य खास तौर से ये है कि बच्चों का पूरी तरह से विकास हो, उनमें उनको पूरा पोषण मिले और उनकी शिक्षा में कोई कमी ना आने पाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो। सही कह रही हो। और ये तो देखो बात फिर वही है कि समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि केवल एक कुछ स्वास्थ्य देख लिया कि अच्छा पोषण मिल जाए, क्योंकि केवल अच्छा पोषण दिया तो भैया क्या फायदा। अगर बीमार हो गए तो सब निकल गया, समझ लो, तो सब बेकार हो जाता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आंगनवाड़ी जो होते हैं, विद्यालय होते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके माध्यम से 1 से 19 वर्ष की उम्र के बीच के विद्यालय जाने से पहले और विद्यालयी आयु के बच्चों को ये जो है दवा जो है, खासतौर से कृमिनाशक दवा देना, ये सब भी बहुत तरीके के जो अभियान हैं वो चलाए जाते हैं, दिए जाते हैं। स्कूलों में दिया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जाता है। भाई देखो फिर वही वाली बात है बिटिया
कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, शासन प्रशासन बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमें भी तो ध्यान रखना होगा ना। है? तो अपनी तरफ से हम ये ध्यान रखें हाँ। कि जो हमें सावधानियां बरतनी है उन्हें बरतें, और ये कृमिनाशक दवाएं जब हम तक पहुंचे तो उनका हम पूरी तरह से सेवन करें, जैसे बताया गया है उसी तरह से सेवन करें और स्वस्थ रहें। और बाकी सावधानी जो हम लोगों ने बताई है वो तो करें ही करें, और आपको कुछ लगता है कि नहीं ये भी ध्यान रखना है तो उसका भी ध्यान रखें। हाँ, है ना? और हम गाना सुने। हाँ बिल्कुल, और सुने और सुनाए। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले कल के सपने, आने वाले कल के सपने सुंदर और सलोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये हम हैं खेल खिलौने। फूल बनो और महक लुटा, खुद भी हंसो और सबको हंसा, फूल बनो और महक लुटा, खुद भी हंसो और सबको हंसा, जो भी तुमको गले लगाए फूलों जैसा वो खिल जाए, इस दुनिया में हंसी खुशी की, इस दुनिया में हंसी खुशी की कमी न देना खोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये हम हैं खेल खिलौने। कितना जीवन बीत गया है, स्नेह तुम्हारा जीत गया है, कितना जीवन बीत गया है, स्नेह तुम्हारा जीत गया है, कितना फैला प्यार तुम्हारा मैं तो भूल गई जग सारा, आज खुशी के आंसू मेरी, आज खुशी के आंसू मेरी पलके लगी भिगोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने। खेल की बात आ गई बुआ। तो भाई ऐसा है ना, केवल खेल की बात नहीं आई है, बच्चों के बारे में हमारे सभी साथी बहुत चिंताग्रस्त हैं और ध्यान देते हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले हमारे यहाँ देश में जनसंख्या के अनुपात में दलहन का उत्पादन कम होता, लेकिन कुछ वर्षों से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और स्थिति में सुधार हुआ है। उसके बाद भी आज हमें विदेशों से दाल का आयात करना पड़ता है, क्योंकि पौष्टिक तत्व में दाल का महत्व है और दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और ऐसे में भोजन में दाल का कितना महत्व है उस बात को समझा जा सकता है। पहले तो ये भी कहा जाता है कि गरीबों का भोजन है दाल और रोटी, परंतु अब दाल इतनी महंगी हो गई है कि गरीबों की थाली से बाहर हो गई है, लेकिन फिर भी दालों के महत्व को समझते हुए इसका प्रयोग करना ही चाहिए। और क्योंकि इसका कोई भी वो नहीं है, जब तक अगर आप खास तौर से शाकाहारी हैं तो दाल का महत्व तो बहुत ज़्यादा है ना? सही बात है। तो फिर
तो बुआ अब अच्छा, घूमने सच्ची कह रहे हैं, मुंह लटका अब के बैठी हैं ये, बिल्कुल देखो। दाल खाएंगे, रोज हमें खाएंगे मालूम दाल, है। अब चलो घूमने चलो चले। चलो 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 चलो। तो चलते हैं ब्लू फिर। सिटी है ना? हाँ, हाँ। जोधपुर भाई बहुत सारे नाम हैं इस शहर के। सूर्य नगरी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ चमकते सूरज का मौसम होता है। और आपने बता ही दिया नीली नगरी के बारे में। हाँ, हमारे साथी ने भी लिखा है, राजे रजवाड़ों रानियों की शौर्य संघर्ष पराक्रम की आन बान शान की नगरी जोधपुर। चलते तो हैं। नीले मकानों के खूबसूरत रंग समेटे जोधपुर नीली नगरी भी कहलाता है। यहाँ के खास आकर्षण है जो मेहराबगढ़ दुर्ग। वहाँ आसपास हजारों नीले मकान हैं, और हाँ। उनकी जो नीली नीली छतें हैं, उनकी वजह से इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। अब मेहराबगढ़ किले का जिक्र हुआ है, तो बुआ वहीं चला जाए। चलो लेकिन चलो, बताओ। इससे पहले इस नगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया भी कि राजो रजवाड़ों की बात कही, तो राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े नगर के रूप में मशहूर जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। क्या बात। और 16वीं शताब्दी में ये नगर मुख्य व्यापार केंद्र भी रहा। जोधपुर शहर में पुराने घरों में आज भी चितर के पत्थर लगे हुए हैं। 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरे इस शहर में 8 द्वार और अनगिनत बुर्ज दिखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर लगता है। तो अब चले मेहराबगढ़ किला। हाँ हाँ, बताओ जो बताओ। कि 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। बहुत भव्य है, 5 किलोमीटर लंबा है। और इस किले की ओर जाती हुई जो सड़कें हैं वो इतनी घुमावदार हैं कि दूर से दिखाई नहीं देती, एकदम अदृश्य सड़कें हाँ, लगती पता है, इसके संग संग किले में 4 दरवाजे हैं। तो 4 दरवाजों की बात कर रहे हैं, तो जयपोल का तो नाम आता ही है, जिसका हाँ। निर्माण 1806 ईस्वी में राजा मानसिंह ने किया था। और वो विजय द्वार भी है, जो कि राजा अजीत सिंह ने अपनी ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और बुआ, किले के अंदर जो मोती महल वगैरह हाँ, है, बहुत सुंदर है ना? मोती महल, सुख महल, शीश महल, फूल महल, हाँ, भव्य महल देखने को मिलते हैं। हाँ। लेकिन अंदर चलने से पहले इन द्वारों के बारे में जैसे तुमने खैर बता ही दिया, इसके बाद ये जो है ना कि महलों की खूबसूरत स्थापत्य शैली जो है वो देखते बनती है। नकाशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। उनमें जो कारीगरों के लिए और उन्हें बनाने वाले शासकों के लिए अपने मन से ही ऐसे लगता है कि वाह वाह निकल आता है ना। हाँ, और बुआ, जो शीश महल है, उसमें जोधपुर के ग्लास पैलेस के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ऐतिहासिक वास्तुकला का बिल्कुल ऐसा नमूना है कि देखते ही आ और वाह दोनों एक साथ निकलती है। सही में। क्योंकि छत से फर्श तक डिजाइनदार शीशे से सजाया गया है। और इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष कहा जाता था। तो बहुत खूबसूरत महल बना है ये। बहुत सुंदर है। चलो अब आगे चलते हैं। चामुंडा माता मंदिर है यहाँ पर, एक अति प्राचीन और जोधपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण पता है कब हुआ था? 1460 ईस्वी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी द्वारा करवाया गया, जो मेहरानगढ़ के जो किले हैं उसके भी बिल्कुल पास में ही स्थित है। जोधपुर में घंटा घर शहर केंद्र में एक शानदार घंटा घर है, जिसे महाराज सरदार सिंह ने लगभग 200 साल पहले बनवाया था। टावर से शहर का शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। इस भव्य संरचना के आसपास स्थानीय लोग रहते हैं और साथ ही यहाँ बाजार भी लगती है। और बुआ, जो शहर का सबसे ऊंचा बिंदु है, जहाँ पर सबसे ऊंचाई पे जो जगह है, वहां पर बना है उम्मेद भवन पैलेस, जो कि भारतीय और यूरोपीय शैली की वास्तुकला का बिल्कुल अद्भुत ऐसा संगम है ना। बहुत सुंदर बलुआ पत्थर से बना है। और राजा उम्मेद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। 1929 में शुरू किया था और ये 1943 में बनकर तैयार हुआ। इस महल में बहुत सारे कमरे हैं और यहाँ पर एक संग्रहालय है, जहाँ पुरानी से पुरानी घड़ियां और चित्र ये सभी संग्रहित है। देखा है हमने। मंसूरिया हिल्स गार्डन शानदार पिकनिक स्थल है, जहाँ की हरियाली आनंदित करती है। और 1159 ईस्वी में बनी बाल समंद झील के आसपास का हरा भरा वातावरण मन को खुश कर देता है। ये झील कृत्रिम है। उद्यान में विचरण करते मोर और सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कितना सुंदर लगता होगा, पक्षी और मोरों के बीच में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, जो जोधपुर में जसवंत थड़ा है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और ये बहुत मशहूर जगह है। संगमरमर से बना है ये और इस स्मारक को महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनवाया गया था। जो संगमरमर है बुआ, वहां पर बड़ी खूबसूरत नक्काशी है जो कि मन को मोह लेती है। यहाँ राठौड़ वंश के शासकों के चित्र देखने को मिलेंगे।
और एक और वहाँ पे कृत्रिम झील भी तो है, उसका तो बता दो, जिक्र कर दो। कायलाना झील। तो बताओ। इसका निर्माण हुआ था 1872 में, और यहाँ आसपास अलग अलग किस्म के पक्षी देखने को मिलते हैं। अब जहाँ झील जल है, होगा हाँ। अच्छा देखो। बुआ, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि एक यहाँ रेतीला जगह है बहुत ज्यादा, वहां पर भी जल की झीलें हैं। व्यवस्था का इतना अच्छा इंतजाम सही करके बात है। रखा है। बिल्कुल। और राव डेजर्ट पार्क में अपने बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। देशी पौधों की विशाल नर्सरी है, बहुत तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और मंदौर गार्डन जो है वो भी 8 बहुत किलोमीटर सुंदर दूर है ना, वही वाला तो। हाँ हाँ। तो मंदौर जो है मारवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ पर जोधपुर के शासकों के स्मारक हैं बहुत ढेर सारे। हॉल ऑफ हीरो में दीवार में तराशी हुई बहुत ढेर सारी मूर्तियां हैं, ऊंचे चट्टानी चबूतरे और सुंदर बगीचे यहाँ के खास आकर्षण हैं। बिल्कुल आपको खींच लेते हैं। बिल्कुल खींच लेते हैं। और जोधपुर में अब खरीदारी की बात तो आपने बताई कि घंटाघर के आसपास जो बाजार लगती है, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ खिला पिला दो। अब खिलाते पिलाते थोड़ा सा सामान और खरीद लेते हैं। क्या एक क्या? खास किस्म की गली है जहाँ से चमड़े का जूता, रंगीन कपड़ा, टाई, पॉलिश किया हुआ घरेलू सजावटी सामान, ये सब खरीदा जा सकता है। अरे जो जूता बोल रहे हो ना, वो तो इतना रंग बिरंगा कि आप जो कपड़ा दे दें उसी रंग का तुरंत काढ़ के दे देते हैं। बहुत सुंदर लगता है। पगड़ी भी मिलती है खूब रंग बिरंगी और बांधनी वाली। क्या बात है, देखते बनती है। आजकल रेडीमेड पगड़ी भी मिलती है, आप तुरंत धारण कर लीजिए। क्या बात है। और वो जो वहाँ की जो जैकेट होती है या कोटियां होती हैं, उनका तो कहना ही क्या। अच्छा, आपने खाने की बात कही थी ना बुआ, तो मिर्ची बड़े तो कितने मशहूर हैं। हाँ, और प्याज की कचौड़ी, खूब चटकारे लेकर खाए थे। और क्या, प्याज की कचौड़ी है, ऐसे ही मावे की कचौड़ी होती है, पूछो ही मत। दाल बाटी चूरमा तो खास है। और वहीं पंचकुटी और मखनिया लस्सी भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। सबको खाना ही चाहिए। हम लोग तो खा चुके भाई, आप लोग जरूर खाइएगा जब जाइएगा। और यहाँ के जो कहते हैं ना स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं, जो कि स्थानीय जगह पे मिलते हैं, जो वहाँ के खास होते हैं, जो आपको किसी बड़े होटल में वैसे तो नहीं मिलेंगे, वो स्वाद नहीं मिलेगा। मिल तो जाएगा नाम से आपको, लेकिन वो मज़ा नहीं मिलेगा। तो वो आप ज़रूर हर जगह जहाँ भी जाएं वो जाना ही चाहिए। लेकिन अगर हम जोधपुर की बात करें तो पाल रोड और सरदापुरा फूड स्ट्रीट के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ ज़रूर जाएं आप, है ना। इसके संग संग एक बहुत जरूरी चीज है, वो कर लो। हाँ भाई, अगर जोधपुर आए हैं तो ऊंट की सवारी तो बहुत जरूरी है, और ऊंट की सफारी भी है यहाँ पर। तो आए तो भाई ऊंट की सवारी जरूर करें, वरना तो जोधपुर की यात्रा अधूरी रह जाएगी। हाँ, लेकिन ऊंट से जुड़ी हुई बहुत सारी लोगों की यादें भी होती हैं। कुछ लोग बहुत देख के डरते हैं, क्योंकि जिस समय वो उठता है तो कैसी अतड़ियां वतड़ियां सब इधर हिल डुल जाती हैं। पूरा लगता है कि आप समंदर के अंदर है, पूरा समंदर मंथन हो गया आपके पेट के अंदर। ओहो, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। लेकिन वो भी एक अलग ही रोमांच होता है, बिल्कुल आनंद होता है। और बुआ, ऊंट की समझदारी के भी तो बड़े किस्से मशहूर हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ये जीव है, ये रेगिस्तान में कितने मीलों, कितने दिन तक बिना खाए पिए लेकर जाता है। भाई रेत का जहाज इसीलिए तो कहते हैं और यातायात का कैसा तो साधन है ये, साधन है। क्योंकि इसको पानी बहुत दिनों में पीने की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर है कि जहाँ पानी की कमी है वहां पर ये आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बहुत सुविधाजनक है ना। और इनके पैर देखो प्रकृति ने कैसे बनाए हैं, जो बालू में आराम से चल सके रेत में, है ना। तो भाई ये तो है ही कि जहाँ पर जिस चीज की बहुलता होती है, उसी के हिसाब से विशेषता अपने आप ही विकसित हो जाती है। जैसे कि हमने जोधपुर को ही देखा कि वहाँ पर रेत की बहुलता है, लेकिन एक विशेषता जो रंग बिरंगापन है, जो जीवंतता है, वो अपने आप विकसित हो गई। और रंग बिरंगापन की बात होती है तो वहाँ के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उसको पहन के आप फोटो भी जरूर खिंचवाइए। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बुआ, हमने मोर,
सुंदर पक्षियों से सजे हुए और सुंदर सुंदर परिधानों को संजोए हुए जोधपुर की बात तो कर ली, फोटो भी तो खिंचवाया। हाँ फोटो भी तुम भूल जाती हो काम की चीज, है ना। तो फोटो भी खिंचवा लिया, अब जरा गाना गा लिया जाए। हाँ चलो चलो। मारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया। मारी हिवड़ा में नाचे मोर थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया। मारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तेरी मेहंदी से तेरे गजरे से महका महका मेरा जीवन है। मेरे सवालों का जवाब बन के तू आई सजनिया। मारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, ऐसी बंधी प्यार की डोर, हुई मैं बावरिया। बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया। मारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। ये प्यार का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। ये प्यार का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। जो दिल में छुपा के रखना था, वो राज लबों पर आया है। दिल में बसा के अपना बना के ले चलो प्रेम नगरिया। मारी हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, चाहे ले जाओ जिस ओर, संग चलूंगी सैया। बदला मौसम बदले नजारे, या
चांद सितारों की बारात लाई है घड़ी सुहानी। क्या बात है मेरे साथ है मेरे सपनों की रानी। बरसों सताया तूने चैन चुराया मैं आज न छोड़ूं भैया। कैसे खिलकर आता है, जब निखार आता है, जब खूब लाड़ दुलार के बीच में कोई पलता बढ़ता है। हाँ। जैसे कि ये जो गाना हम सुन रहे थे, इसमें जो अभिनेत्री है कितनी खुशी खुशी सब भाइयों के बीच में कूद अच्छे रही से हैं, कूद रही है हैं। ना। तो भाई ये तब तक रहता है जब तक कि मायके में हो। लेकिन क्यों ऐसा होता है, जब मायके के बाद बिटिया जब ससुराल जाती है तो उसे पहले से ये कह दिया जाता है जाओगी ससुराल तब पता चलेगा। तो भाई ऐसा ना कहें, है कि नहीं। बेटियों को शुरू से दबाव में ना रखें। ये दबाव सबसे बड़ा रहता है कि क्या करोगी जाके ससुराल में, क्या करोगी, जिंदगी भर यही करोगी, फिर हम लोग का नाक कटवाओगी। तो इस तरह से वो इज्जत बचाते हुए, ऐसे करते हुए, मतलब हमेशा इस डर में रहती है कि कहीं हमारे माता पिता के सम्मान में कोई ठेस ना पहुंच जाए। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो परवरिश करते समय इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो बढ़िया रहेगा ना, है कि नहीं। बिल्कुल। बल्कि जाने अनजाने में मतलब सब तुम अगर अभी आजकल तो यही हो गया है कि यही माता पिता कहते हैं कि हम बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझते। हाँ। और हम बेटी को जैसे पाल रहे हैं वैसे ही बेटे को भी पाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं होता और वो अंतर आ जाता है। बिल्कुल। और उसमें अब जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ देखो ना, जैसे कि अब बात हो तो सब लोग यही कहते हैं, जब जरा सा भी विषय में ही बात, जब चयन करने की बात हो तो बस जैसे ही लड़की ने कहा साइंस लेने की बात तो सबकी भौं चढ़ जाती है, है ना। कहते हैं अरे तुम तो ऐसे बस कुछ ले लो विषय, समाजशास्त्र वगैरह कुछ पढ़ लो, चलो बहुत बहुत पढ़ना है तो मनोविज्ञान पढ़ लो, इसमें विज्ञान लगा तो है ना। ऐसे ही सोचा जाता है ना। हाँ। और फिर समझा जाता है कि अरे नहीं नहीं बहुत कठिन है बेटा, विज्ञान तुमसे नहीं संभलेगा। अच्छा कहीं बेटा नहीं चाह रहा है तब भी उसको अरे विज्ञान तो लेके पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब साइंस साइड पढ़ो नहीं तो हम लोगों का बड़ा सम्मान कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ और ऐसी जब बात होती बातचीत है। भी होती है ना, हाँ। जैसे अगर कभी घर में बैठ के बातचीत हो रही है तो बेटे अगर बोल रहे हैं किसी उस पर, किसी विषय ऐसे पर। विषय पर, अंतरिक्ष के विषय पर, तारामंडल के बारे में, हाँ। या किसी आविष्कार के बारे में, या कोई और ऐसी जानकारी, विज्ञान से जुड़ी बात हो खास जैसे, बात, हाँ। वो बता रहे हैं तो या खेल जगत के बारे में कुछ बहुत जानकारी है उन्हें, तो इन सब बातों को सुनकर माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है कि एकदम हाँ। और फूल जाता है। बेटियों से यही उम्मीद की जाती है कि वो बात करें कि भाई ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, सोशल जो सामाजिक मुद्दे हैं हाँ। उनके बारे में बात उनके बारे में बात करें, घर की देखभाल के बारे में बात करें, कुछ जिम्मेदारी की बात करें कि हमारा जो बैठक है वो कैसे सजाया जाएगा, या कोई मेहमान आ रहे हैं तो खाना वाना क्या बनेगा। अगर बिटिया ने बात कर ली तो देखो कैसे खुश हो जाते हैं हम लोग, हाँ, है ना। बिल्कुल। या कहीं ये सोचने कि अच्छा मम्मी कल सुबह नाश्ता हम बना देंगे, तो तब बस तो बातचीत बातें खिल खिल गई। भाई भावनाओं की अगर बात करें तो ये होता ही है ना कि लड़कियों को कहा जाता है बड़ी शांत है और हाँ। लड़का बड़ा गुस्सैल है। और नहीं तो ये कहा जाता है कि बहुत टफ है, लड़का तो बहुत टफ है, मजबूत है एकदम। खुशी से बताते हैं हाँ। इस बात को। और अगर कहीं लड़की में थोड़ा भी गुस्सा है या थोड़ी सी उसके में ताप है तो कहेंगे अरे भाई तो पता नहीं क्या करेगी भविष्य में जाकर। और बेटा तो जैसा है घी का लड़ुआ है, ठीक है ना। हाँ। तो भाई ऐसा ना करें। बेटियों के लिए भी अगर उनको थोड़ा सा है तो चाहे वो स्वभाव खराब अच्छे की जो भी बात है राजुल, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो अगर गलत है तो दोनों के लिए गलत है। हाँ। धैर्य अगर रखना है तो दोनों को रखना चाहिए। रखना है। मन शांत स्वभाव होना चाहिए, तो वो दोनों के लिए आवश्यक है वो ना? एक बात और भी है क्या? कि जैसे हमने आपको पहले से पहना दिया, एक बाना पहना दिया कि भाई आप बड़ी शांत हैं, आप बड़ी नर्म दिल हैं। अब ये पहना दिया तो आप तो मतलब उस भूमिका को निभाते निभाते ही जिंदगी मर काट जाएंगे, देंगी। मर जाएंगे। और इस तरह से आपको अपने को दबाना जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए बड़ा खतरनाक हो बहुत सकता है। खतरनाक होता वो आप है। शुरू से सीख लेती हैं, सीख लेती है भाई क्या? हम नर्म दिल हैं, हाँ। हम जो है बहुत शांत हैं, शांत तो है, हमें वही दिखना है। ये बहुत तेज से हंसती नहीं है भाई, हंसो तो दांत ना दिखे। हाँ। कहीं बहुत ज्यादा खिलखिला के ना हंसो, चलो तो थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा ऐसे वैसे ना चलो, फैल के ना चलो, सिमट के रहो, दब के रहो। कोई आ जाए तो एकदम से सामने मत आ जाओ, किसी के भी सामने ऐसे मत चली जाओ। ऐसे बहुत
सारे बंधन हैं, पाबंदियां हैं, जिनके लिए कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना है, बिल्कुल। और वो उसको निभाती जाती हैं और दबती जाती हैं। तो जो तुमने कहा ना कि व्यक्तित्व का असर, तो राजुल बिटिया यही तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है, और उसका सीधा प्रभाव पढ़ाई पर भी पड़ता है। पढ़ाई पे पड़ता है ना? पढ़ाई पे पड़ता है, और पढ़ाई में भी ये रहता है कि भाई ये पढ़ो ये ना पढ़ो। हाँ। अपनी मतलब हम कर क्या सकते हैं, जैसे खेल कूद में भी हम ये करते हैं कि खेल कूद में भी अगर खेल रहे हैं तो जो बेटे होते हैं उनके साथ तो बकायदा पिता खेलते हैं, और खेलने वाले हाँ, उन्हें कोई भी खेल खेलने के लिए दे भी दिया जाता है, हाँ, भाई जाओ बाहर जाके खेल लो। लड़कियों को बैठ के खेलने वाले शांति वाले खेल। और तुम कहाँ क्रिकेट खेलोगी बाहर जा रही हो, चलो घर के अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये किया जा सकता है कि जैसे वॉलीबॉल वगैरह ये सब चीजें बना दिया गया, ये लड़कियां ही खेल सकती हैं। हाँ। बाकी नहीं ज्यादा खेलो, बहुत ज्यादा है तो भी। और वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखा है कि बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माता पिता परिवार का ख्याल रखती हैं, इसलिए लोगों को सोच बदलनी होगी। उन्होंने बेटियों की जातक कथाएं और उन्होंने बेटियों को जातक कथाएं और वैदिक ऋचाएं बताया है। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। अब बस यही जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे उनको अपनी दिलचस्पी के हिसाब से आगे बढ़ने दें। जाने कि उनकी रुचि किस चीज में है, क्या खेलना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहती हैं, और उनको हमेशा ये विश्वास आपकी तरफ से जाना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। अब मन से करेंगी तो बहुत अच्छा करेंगी, ये उनके मन में विश्वास जगना चाहिए। नई नई चुनौतियां आप खुद दे सकते हैं, और उन चुनौतियों को पूरा करके उनको जो शाबाशी देंगे उससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। और इसी के लिए तो हमारे साथी ने लिखा है, कभी बेटे बेटी में अंतर न करें। परिपाठी वो नियम कानून हमने बेटियों के लिए तैयार किए, वही सब बेटों पर भी लागू होना चाहिए। जो परवरिश अपने बेटे को देते हैं वही सारी अपनी बेटियों को भी देना चाहिए। जो सारी मर्यादाएं हैं, जो सारी दुनियादारी का पाठ हम बेटियों को पढ़ाते हैं, सारे पाठ में बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। जब दोनों बच्चों में एक संस्कार मिलेंगे तो समाज का तालमेल सही चलेगा। बिल्कुल। अच्छा बुआ, ये भी कहा जाता है कि अच्छा तो क्या मतलब लड़की को सर पे चढ़ा लिया जाए? तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसकी बात, उसकी भावनाओं की कद्र करने की बात कही जा रही है, तो जरूरी नहीं कि आप उसकी हर बात से सहमत हो, लेकिन बेटी को इतना भरोसा होना चाहिए कि आपसे जब कुछ कहेगी तो उसे डांट नहीं पड़ेगी और सुन लिया जाएगा, सुना जाएगा। और उसके साथ ही साथ उसको ये भी लगे कि मतलब उसकी जो जरूरी बात होगी, अच्छी बात होगी, उस पर तारीफ मिलेगी, जो अच्छी बात नहीं होगी उस पर उसे रोका जाएगा। मतलब जो भी हो वो निष्पक्ष होगा उसके संग। ऐसा कहीं उसको ये ना महसूस हो कि कहीं ना कहीं सिर्फ वो लड़की है इसलिए उसकी बात को दबा दिया गया। तो ये भावना अगर कहीं घर कर जाती है तो उसका पूरे समाज पर सच में बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ बेटियों को अपने पर विश्वास करना सिखाएं, अपनी इज्जत करना सिखाएं। ये बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। और जो भी उनका जैसी भी वो दिखती हैं, जैसा भी उनका स्वभाव है, उस पर उनको स्वीकारना सिखाएं। स्वीकारना कि सिखाएं। ये नहीं कि भेड़ चाल में वो कहीं पर भी बढ़ी चली जा रही हैं। जब इतना विश्वास खुद पर होगा और जब अपनी बुनियाद इतनी मजबूत होगी तो बेटियां जो है जहाँ खड़ी हैं वहां पर पांव जमा कर ही खड़ी रहेंगी, और जब आगे बढ़ेंगी तो पांव के निशान छोड़कर आगे बढ़ेंगी, जिन पर लोग आगे तक कदम रखकर आगे चलेंगे। ये बात तुमने बहुत सही कहा कि वो जैसी भी हैं, जो रूप रंग है, क्योंकि खास तौर से लड़कियों को तो बिल्कुल खूबसूरती का पैमाना बना दिया जाता है कि लड़की है तो उसको सुंदर ही होना चाहिए। खास तौर से हमारे समाज में ये बात है, तो इसको त्यागना सबसे ज्यादा हमें जरूरी है। परिवार से ये बात शुरू होगी साथियों, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और पढ़ाना वढ़ाना सब अपनी जगह है, लेकिन जो ये आत्मविश्वास वाली बात कर रही हो, निशान छोड़ने वाली बात कर रही हो, तभी होगी जबकि उनको ये अपने रंग रूप इन सब से अलग हटकर सोचाया जाए, उनको विचार दिया जाए, उनके में वो संस्कार दिए जाए कि उससे हटकर वो सोचें, है ना। और साथ ही साथ उनको आजादी दें। और आजादी का मतलब भी समझाएं। आजादी ऐसे ही दे देने का मतलब नहीं है। आजादी दी है तो उस आजादी का मतलब भी बताएं कि वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपने विषय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात और है कि कुछ और भी बातें हैं, अगर हम लोग गीत सुनने की बात करें जारी तब, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे।
हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये तो वर्ड फेमस है कि प्रतिभा को भी मौका मिलना चाहिए। प्रतिभा? कौन प्रतिभा? अरे मतलब बिटियों में जो भी प्रतिभा हो, यानी जो भी हाँ, उनके में कुशलता बिल्कुल, हो, जो भी अच्छाई हो, ड्रामा सीखना चाहे, चाहे खेले चाहे कूदे, सब मौका दो उन्हें। और उसके संग संग भाई एक बात और है, आजकल जो ये बड़ा गड़बड़ है ना, यौन शोषण मामला उसमें गुड टच, थोड़ा बैड टच, ये सब हाँ, उनको बिल्कुल सिखा दो। जागरूक कर दें इस हाँ। बारे में। और ताकि वो कहीं भी जाए, चाहे वो भले अपनी नानी के घर जाएं, खुश रहें और बची रहें इन सारी चीजों से, है ना? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ भी आस पड़ोस के लोग होते हैं और ये परिवार में भी चीजें होती हैं। तो नानी के घर की बात आ रही है तो राजुल बिटिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक जने ने बड़ा अच्छा लिखा है, किट्टू शब्द कुछ लिखा है, ये लिख रही हैं, मुझे याद है कि मेरी नानी के घर में घी बनते थे और उसमें से किट्टू भी बनाते थे। और मुझे इसकी हिंदी वर्ड नहीं पता है, बट गुजराती में किट्टू बोलते हैं। और वो मेरे नानी की स्पेशलिटी मेरी मम्मी भी नहीं बनाती हैं। लोग ये बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। बहुत शिकायत होती है कि नानी ऐसा करती है, तुम ऐसा नहीं करती हो। जाने दो राजुल बिटिया, चलो आगे बढ़ो। और लोगों ने जो जो लिखा है यादें बताओ। हाँ, एक संदेश है, बचपन में पहुंच गई। हाँ। मेरे नाना 6 भाई थे, संयुक्त परिवार था, मैं पहली नाती हूँ। इस नाते मुझे बहुत लाड प्यार मिला और मेरे कारण मामा लोगों को बहुत डांट पड़ती थी, चोरी छुपे आइसक्रीम चाट पकौड़ी खिलाने के कारण। हाँ। बताइए। एक मौसी रगड़ रगड़ कर नहला देती थी तो दूसरी मौसी श्रृंगार कक्ष में ले जाकर भरपूर श्रृंगार कर देती थी। ले ये तो भाई बहुत होता है। और जब पहले बच्चे हों तो भी उसका मजा ही अलग होता है। बच्चों को तो मजा आता है, उससे ज्यादा तो घर वालों को मजा आता है ना? खासतौर से मौसी मामा इन सब का, है ना? और ननिहाल का नाम आते ही कितने सारे रिश्ते जीवंत हो जाते हैं। इस शब्द को सुनते ही नाना नानी मौसी मामा सबका दुलार याद आ जाता है। हमारा तो जो है ना ननिहाल बिल्कुल गांव में है, जहां आज भी कृषि कार्य होता है। लेकिन बचपन में जब जाते थे तब मामा के साथ ऊंट की सवारी, मिट्टी के घर बनाकर खेलना, मौसी के द्वारा खेलों में से तरबूज को बेल से तोड़कर, पेड़ से मारकर, फोड़कर हमें खिलाना, फिर नानी के हाथ की चूल्हे की रोटी जिसमें इतना घी कि पूछो मत, हांडी में गर्म किया हुआ दूध पीकर फिर रात को बाहर खाट पर तारों को देखते हुए सोना, मौसी से कहानियां सुनना कभी नहीं भुला सकते। क्या बात है, नानियों का दुलार और ननिहाल का प्यार तो भाई भुलाए नहीं भूलता है। एक संदेश है, नानी का घर याद करते हैं, बहुत सारी बचपन की बातें याद आ गई। हमारा बचपन नानी के घर में ही बीता, नानी के आंचल के छांव तले। आज हम जो कुछ भी सीखा, पढ़ाई, जिंदगी का सलीका, वो सब हमारी नानी का ही कृपा प्यार है। उन सुनहरे समय के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, बस मन भावुक हुआ जा रहा है अपनी ममतामयी माई को याद करके। ऐसा नहीं, मेरे मामा मेरे नाना सभी प्यार करते थे, आज भी सभी हैं, आसपास हैं, पर वो दुलार वो लाड़ नहीं है जो माई के पास था। नानी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हिंदी फिल्मों की बेहद शौकीन थी। वो ये फिल्मी गाने, रेडियो सुनना सब विरासत में मुझे नानी से ही मिला है। मदर इंडिया उनकी फेवरेट फिल्म थी और नरगिस के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती थी। औरत हो तो ऐसी हो, क्या बात बहुत है। हद तक मेरी नानी वैसी ही थी। हम भाई बहन नानी को आज भी बहुत मिस करते हैं, वो हमारी माँ थी। भाई आपकी बातों से तो लग रहा है कहीं ना कहीं हम भी मिस करते हैं, है ना? काश होते। तो भाई आज नानी के घर की बातें होंगी तो ये 5 वर्ष की उम्र में पहुंच गए और लिखते हैं कि सन 1963 था जब मैंने होश संभाला। बचपन से ही नानी के घर जाते थे और सिलसिला लगातार 1977 तक चला। प्रतिवर्ष स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद ननिहाल चले जाते थे, प्यार मिलता था। मोहल्ले में मेरे ननिहाल का घर था, उस घर के थोड़ा सा आगे तालाब था। हम लोग उस तालाब में नहाने जाते और वहाँ मोहल्ले की महिलाएं कपड़ा भी धोती थी। कहानी मुझे आज भी याद है, जब मैं ननिहाल जाता था तो मेरे मामा जी मुझे महीने में 3-4 फिल्में दिखाते थे। उसी का असर है कि मैं फिल्मों का दीवाना हो गया, संगीत का दीवाना हो गया, रेडियो का शौकीन हो गया और शौकिया गायक भी हूँ, शौकिया लेखक भी हूँ। एक बात और याद आ रही है, नानी घर में उड़द की दाल, चावल और भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया बनती थी। उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और संयोग से आज राष्ट्रीय दलहन दिवस भी है। बधाई हो आपको भाई, बहुत बहुत बधाई। तो ऐसी यादें ताज़ा होती हैं। अब ये है कि नानी का घर वो घर जहां हम बच्चों को हमारी माँ के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी खास बात होती है। सही बात है। आज भी यही कहा जाता है, कुक्कू जीजी की बेटी है। क्या बात क्या है। दिन थे वो भी। हम एक साथ रहते, एक कमरे में ही उधम मचाते, लड़ते खाते सोते। तब टीवी का इतना चलन नहीं था तो कुछ अलग ही मस्ती थी। लड़कियां दिन भर रेडियो या टेप रिकॉर्ड पर अपनी पसंद के गीत सुनकर डांस करती, अंताक्षरी खेलती या ताश खेलते सब मिलकर। एग्जाम्स खत्म होने के बाद नानी के यहाँ जाना मतलब खुद को आगे की क्लास के लिए रिचार्ज करके लाना। सुहानी यादें। अच्छा बुआ, सुहानी यादें हैं तो एक बहुत सुहाना सा गीत भी इंतजार कर रहा है। चलो चलो। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले
बुआ, नानी के साथ ये मस्तियां भी तो याद आती हैं। बिल्कुल, सारी मस्तियां तो होती ही हैं और हमारे बहुत सारे साथी ने बहुत तरह तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक ने तो भैया कविता लिख डाली, ये तो वर्ड फेमस है कि जब बातें ऐसी होंगी तो कविताएं अपने आप बाहर आएंगी। 4 लाइन है, सुन ले रहा है, बहुत सुंदर लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हमने लिख डाली फर्स्ट पोयम इन हिंदी। अब देखो पोयम इन हिंदी इन्होंने लिख दिया, सब मिक्स कर रहे हैं ये। वो नानी दादी का घर, वो अनलिमिटेड खुशियों के पल, वो क्रीम रोल की मस्ती, वो दिन भर की मटर कश्ती, क्या बात। वो झूले पर झूलना, वो झूले पर झूलना और हैंडपंप से नहाना, वो नानी दादी का दुलार और साथ में दादू नानू का प्यार, वो अनगिनत यादों में से क्या चुने हम, क्योंकि वो समय ही हमारी जिंदगी में है सबसे अहम। क्या बात है, क्या बात है, सबसे अहम दिन। सच में वो सुनहरी, वो खूबसूरत यादें। नानी का घर, नाना जी, 2 भाई, दोनों भाइयों की मिलाकर 12 बेटियां। जब वो 12 बेटियां गर्मियों में इकट्ठी होती, उनके बच्चे 2 और 3 के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से हम 25 से 30 भाई बहन हो जाते। वाह। और जब सारी चिल्लर पार्टी धबा चौकड़ी करती, घर में एक शादी विवाह जैसा माहौल हो जाता। क्या दिन थे नानी के घर के। राजुल बिटिया, ये बात तो सही है कि पहले का जो संयुक्त परिवार होता था, या जैसे ऐसे परिवार के लोग मिलते रहे, तो कम से कम 50-60 जने तो ऐसे ही हो जाते थे। आपको अड़ोस पड़ोस से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। किसी का जन्मदिन हो, कोई भी खेल खेलना हो, जैसे कैरम बोर्ड खेलना है, आज की तारीख में बच्चों को 2 और सहेली चाहिए, कोई इधर उधर के बच्चे चाहिए पड़ोसी, है ना, तभी खेल पाएंगे, या किसी मित्र को बुलाएं। बिल्कुल। एक अकेले हैं और मिला के माता पिता, फिर भी कुल मिला के 3 होते हैं जमा जोड़, है ना। बिल्कुल। तो फिर हम दूसरे के सहारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर परिवार जब इस तरह से जुड़ के रहता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। और उसमें ना जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि बेटियों की परवरिश के बारे में, हाँ। तो उसमें बहुत से गुण अपने आप विकसित होते जाते हैं, क्योंकि वो जो सब भाई बहनों के बीच में, इतने सारे भाई बहनों के बीच में मिलकर जो पलना बढ़ना रहना होता है, तो बहुत सी बातें अपने आप सीख जाते हैं। जैसे मिल बांट के खाना, एक सहिष्णुता, ये ऐसा नहीं कि हम जैसे रहते हैं अपने घर में वैसे ही रहेंगे, हाँ, है ना, एडजस्ट करना जिसको कहते हैं, वो सब आ जाता है अपने आप। सहिष्णुता आ जाती है। इसके साथ साथ ये भी आ जाता है कि अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही पूरी है, नहीं हुई, हाँ, तो उस पर हम कैसे अपना रिएक्शन दें, या हम कैसे संयम रखें। हाँ, संयम रखें। और अगर हम संयम नहीं रख पा रहे हैं तो अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें। हाँ। भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। सही कहा। और दूसरी बात ये कि जो जहाँ पे लाड़ दुलार प्यार होता है, वहां पर एक अपने आप अंदर से मजबूती आ जाती है, हृदय में मजबूती आ जाती है, और वो जो विश्वास होता है वो हर जगह दिखता है। सही कहा तुमने। और इसके संग संग ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ कम चीजें हैं, कभी कभी खाना कम पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसमें कैसे रहना है ना। कभी चादरें कम है तो कभी गद्दा कम है, तो कभी तकिया नहीं मिल रही है, तो कभी गर्मी है। तो ऐसा नहीं कि सब चीज तुम्हारी पसंद के, तुम्हारे अनुरूप होंगे। तो जब कहीं इस तरह से हम लोग रहते हैं मिल बैठ के, तो इस तरीके का मजा कुछ अलग ही रहता है। और वहीं पर एक एक रिश्तों को निभाना, उनको संभालना और उनका एक समझना कि किनका क्या स्तर है, वो सब बड़ा आ जाता है। जैसे हमारे एक साथी ने लड़कियों के मामले में बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य लिखकर अपने भेजे हैं। एक ने लिखा है, वैसे तो लड़की को हीरा कहा है, लेकिन हालांकि लड़के को उन्होंने लोहे की छड़ कह दिया है। भाई इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हाँ, संभाल कर रखना दोनों को बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि परवरिश में लड़कों की परवरिश कुछ इस तरह से करें कि वो लड़कियों की इज्जत करें। तो ये बात बहुत अच्छी आपने लिखी है कि लड़कियों का हम जितना ख्याल रखते हैं परवरिश में, उतना लड़कों का रखें, कि वो बराबर से लड़कियों का सम्मान करें, मान रखें। तो अपने आप ये सुरक्षा वाली जो भावना है वो सही रहेगी। बिल्कुल, है ना। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जिनको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा है बड़ी महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और बुआ हमें भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि अब हम बचा लो विदा बचा लो। तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।